नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पुरानी रंजिश के चलते आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने वाला आखिरकार पकड़ा गया है। यह पूरी घटना सरकंडा इलाके की है, जहां राजेंद्र राजपूत उर्फ केसरी, जो कि लिंगिया ढी का रहने वाला है, अपने पुराने मालिक से बदला लेने बड़ी घटना कर बैठा। प्रार्थी संदीप साहू का आरके एम्बुलेंस सर्विस एंड ट्रेवल्स नाम से ऑफिस है और वह 15 अक्टूबर की शाम ऑफिस बंद कर घर चला गया था। 3 गाड़ियां डिजायर, सेंट्रो और एम्बुलेंस ऑफिस के बाहर खड़ी थी। रात करीब 11:30 बजे बगल की दुकान वाले ने फोन करके बताया कि राजेंद्र गाड़ियों को तोड़कर ऑफिस में आग लगाकर भाग गया है। जब संदीप वापस पहुंचा तो वाहनों के कांच टूटे मिले और ऑफिस का सामान जल चुका था, जिससे करीब 65,000 का नुकसान हुआ। पता चला कि राजेंद्र पहले वही गाड़ी चलाता था और शिकायतें मिलने पर उसे पिछले साल काम से हटा दिया गया था। इसी रंजिश में उसने ये सब किया। वारदात के बाद वह गायब हो गया था और कई दिन तक तलाश चलती रही। 26 नवंबर को खबर मिली कि वह लिंगिया ढी में दिखा है। पुलिस मौके पर पहुंची और घेर कर उसे पकड़ लिया। पूछने पर उसने अपनी पूरी बात मान ली, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर तखतपुर ब्लॉक के ग्राम बेलपान की बीएलओ दशमत ध्रुव ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने क्षेत्र का लगभग 100% डिजिटाइजेशन पूरा किया। कुल 420 मतदाताओं का पूरा डेटा समय पर ऑनलाइन एंट्री कर उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। इसी उपलब्धि के चलते जिला प्रशासन ने उन्हें परिवार सहित मैग्नेटो मॉल में फिल्म और लंच का विशेष पुरस्कार भी दिया। दशमत ध्रुव के अनुसार वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और उन्हें बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी। बाहर से आई बहुओं के दस्तावेज जुटाने में शुरू में कुछ मुश्किल हुई, लेकिन समझाने के बाद सभी ने सहयोग किया और पूरा काम समय पर हो गया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया जाना उनके लिए गर्व की बात है। फिल्म और लंच ने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया। आगे भी वे अपने काम को पूरे मन से करती रहेंगी। दशमत ध्रुव ने मॉल में 120 बहादुर फिल्म का आनंद लिया और यह दिन उनके लिए खास बन गया। जिले में अवैध धान संग्रहण और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को भी जांच टीम ने 5 जगहों पर छापेमारी कर 7,44,000 रुपए मूल्य की अवैध धान जब्त किया है। इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जिला खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि कुल 533 बोरी यानी 240 क्विंटल धान जब्त किया गया है। यह कार्रवाई राजस्व विभाग के नेतृत्व में खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने की। बिल्हा के रूपचंद किराना स्टोर से 113 बोरी, ग्राम बरतोरी के ओम ट्रेडर्स से 188 बोरी, कोटा के गुप्ता ट्रेडर्स से 110 बोरी, रतनपुर में गंगाराम की दुकान से 77 बोरी और रानी गांव के दुर्गा ट्रेडर्स से 115 बोरी धान जब्त किया गया। जिले में अब तक कुल 20 लाख रुपए से अधिक का अवैध धान पकड़ा जा चुका है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध धान संग्रहण और परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। शासन की जो निर्देश हैं उसके हिसाब से वास्तविक किसान किसी भी प्रकार का उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जो बिचौलिए कोचिए बिचौलिए हैं जो अवैध रूप से लाभ कमाना चाहते हैं तो वो मत बेच पाएँ, उसके लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ये संबंधित एसडीएम्स के नेतृत्व में टीम गठन कर दी गई है कलेक्टर महोदय के द्वारा और उनके द्वारा लगातार जांच और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और हाल ही में 9 प्रकरण दर्ज किए गए हैं मंडी एक्ट के तहत में। धान खरीदी में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी 140 धान खरीदी केंद्रों में काम कर रहे सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब कोई भी ऑपरेटर अपने पुराने केंद्र पर काम नहीं करेगा। इस आदेश ने समितियों में हड़कंप मचा दिया है। खरीफ सीजन 2025-26 शुरू होने से पहले ऑपरेटरों की हड़ताल से खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने वाली थी। स्थिति संभालने के लिए प्रशासन ने आउटसोर्सिंग से अस्थायी ऑपरेटर लगाए ताकि किसानों का काम न रुके। बाद में हड़ताल खत्म हुई और ऑपरेटर लौट आए, लेकिन इसी दौरान शिकायतें तेज होती रही। कई केंद्रों में तौल, भुगतान, रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एंट्री में गड़बड़ियों की बात सामने आई। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने फैसला किया कि खरीदी को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सभी ऑपरेटरों को नए केंद्रों में भेजा जाए।
अब हर ऑपरेटर को किसी दूसरे केंद्र में नई जिम्मेदारी मिलने भी लगी है। इससे स्थानीय सेटिंग, मिलीभगत और पक्षपात की संभावनाएं खत्म होंगी। प्रशासन का दावा है कि इससे डेटा एंट्री, तौल पर्ची, भुगतान और स्टॉक मिलान जैसी प्रक्रियाएं और ज्यादा साफ, सुरक्षित और निष्पक्ष होंगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरीदी केंद्रों की निगरानी और कड़ी की जाएगी। अचानक निरीक्षण भी किए जाएंगे। जिला खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर ने बताया कि कई समितियों से लगातार शिकायतें आ रही थी, इसलिए लगभग सभी ऑपरेटरों को बदलने का निर्णय लिया गया है। जिले में 140 उपार्जन केंद्र हैं। सरकार की दिशा निर्देश के हिसाब से जो पुराने जगह पर जो भी ऑपरेटर्स कार्यरत थे वो वर्तमान में उन जगहों पर मत रहें। इसलिए जिले पे सभी 140 उपार्जन केंद्र के जो ऑपरेटर्स थे उनको एक्सचेंज किया गया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नए प्रबंधन में खरीदी कितनी सुचारू चलती है या फिर पुरानी गड़बड़ियां फिर सामने आती हैं। फिलहाल प्रशासन का यह कदम किसानों के हित में मजबूत माना जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक अहम और मिसाल बनने वाला फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अविवाहित बेटी की देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा और विवाह का खर्च पिता की कानूनी और नैतिक दोनों जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून में कन्यादान को पिता का नैतिक कर्तव्य माना गया है और बेटी जब तक अविवाहित है तब तक वह भरण पोषण की हकदार है। यह फैसला उस मामले में आया है जिसमें सूरजपुर की 25 वर्षीय युवती ने फैमिली कोर्ट का रुख कर बताया था कि मां की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली और अब वह उसकी परवरिश में पूरी तरह किनारा कर चुका है। सरकारी शिक्षक पिता की आय 44,642 रुपए प्रतिमाह होने के बावजूद बेटी को आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा था। फैमिली कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को पिता को हर महीने 2500 रुपए भरण पोषण और शादी के लिए 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है, जिसे पिता ने यह कहकर चुनौती दी कि उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। लेकिन हाई कोर्ट ने सभी आपत्तियां खारिज करते हुए कहा कि बेटी आर्थिक रूप से स्वयं सक्षम नहीं है और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत पिता की जिम्मेदारी सुनिश्चित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अविवाहित बेटी के विवाह खर्च को भी भरण पोषण की परिभाषा में शामिल किया गया है, इसलिए फैमिली कोर्ट का आदेश सही और उचित है। हाईकोर्ट ने पिता की अपील को खारिज करते हुए पूरे आदेश को बरकरार रखा। तखतपुर जनपद पंचायत में आयोजित सामान्य सभा की बैठक एक बार फिर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव का मंच बन गई। क्षेत्रीय समस्याओं और विभागीय लापरवाही को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सबसे ज्यादा नाराजगी धान खरीदी व्यवस्था और महिला व बाल विकास विभाग की कार्यशैली को लेकर देखने को मिला। जनपद पंचायत तखतपुर में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में अपने अपने क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाए। क्षेत्र क्रमांक 5 के जनपद सदस्य ऋषभ कश्यप ने धान मंडी में हो रही धांधली का मुद्दा उठाते हुए बताया कि धान खरीदी में भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि फूड इंस्पेक्टर लगातार 2 बैठकों से नदारद हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है। धान की समस्या को भी लेकर हमारे जो निकट सोसाइटी है वहाँ अधिक मात्रा में जो अब शासन के निर्देशानुसार क्षेत्र क्रमांक 5 करण कापा के अंतर्गत जो आने वाले सोसाइटी है उसमें जो शासन के निर्देशानुसार 40 किलो 600 ग्राम लेना है, जबकि सोसाइटी में पुरेना हो गया, कोड़ी हो गया। यहाँ पाया गया कि यहाँ 41 किलो से 42 किलो धान किसानों से लिया जा रहा है और कोई भी सोसाइटी में स्टॉक पंजी नहीं है। ये लोग स्टॉक पंजी को छुपाकर पूरी तरीके से धांधली कर रहे हैं। स्टॉक पंजी की जानकारी मांगने पे बात को घुमाया जा रहा है। तो सदन में सहकारिता से जो आज अनुपस्थित थे सर कैलाश जी, जो इनके सचिव है, उनको भी उस चीज़ की अवगत करा दी गई है। और पिछली बैठक में जानकारी मांगी गई थी आय व्यय की पुरेना सोसाइटी की, उसकी जानकारी इस बैठक में नहीं दिया गया सचिव के द्वारा। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी जनप्रतिनिधियों ने जमकर नाराजगी जताई। बैठक के दौरान कई प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में गंभीर नहीं है और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर है। सभा कक्ष में जनप्रतिनिधियों का गुस्सा साफ झलक रहा था
और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाता तो आंदोलन की स्थिति भी बन सकती है। इंडिया न्यूज के लिए विनय कलिहार की रिपोर्ट। रपटा पुल क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से आतंक मचा रहा रेबीज संक्रमित नंदी बाबा आखिर पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार इस नंदी ने 3 दिनों में करीब 6 लोगों को पटक कर घायल कर दिया था। घटना के बाद वह अरपा नदी के पुल के नीचे 2 दिनों तक छिपा हुआ था। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे नंदी फिर रपटा क्षेत्र में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने इसकी सूचना बिलासपुर गौ सेवा धाम को दी। सूचना मिलते ही गौ सेवक विपुल शर्मा ने नगर निगम के अधिकारी प्रमिल शर्मा, शिवा जसवाल एवं संतोष वर्मा को अवगत कराया। तत्काल कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां गौ सेवक गोपाल कृष्ण, शुभम साहू, शत्रुघ्न यादव, पप्पू शर्मा सहित निगम टीम ने मिलकर बड़ी मशक्कत के बाद नंदी को घेरा और सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में उसे नगर निगम गौठान में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों के अनुसार रेबीज होने पर जानवर की 72 घंटे के भीतर मौत हो जाती है और यदि इस दौरान किसी व्यक्ति को काटने या पटकने से संक्रमण की आशंका हो तो तुरंत अस्पताल जाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना आवश्यक है। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 26 नवंबर संविधान दिवस को सम्मान महोत्सव की तरह मनाया गया। सुबह से ही लोगों ने सामूहिक रैली निकालकर संविधान के महत्व और उसके प्रति जागरूकता का संदेश दिया। रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं और क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। निर्धारित समय पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू के पास मुख्य मंची कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां संविधान की मूल भावना समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान सभी धर्मों, वर्गों और समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मंच पर नागरिक अधिकारों, सामाजिक समरसता और विकासशील समाज के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। लोगों से अपील की गई कि वे संगठित होकर संविधान के मार्ग पर चलते हुए समाज और क्षेत्र के विकास में योगदान दें। समारोह में मौजूद सभी लोगों ने संविधान का सम्मान पूर्वक रक्षा करने का संकल्प भी लिया। संविधान दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्पेशली कोरबा से चल के बिलासपुर आया हूँ और यहाँ आकर के हमने देखा कि यहाँ पर जो संविधान दिवस का कार्यक्रम है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और उस धूमधाम से एक त्योहारी जो अप्रोच है उसको छोड़ करके जो वाकई में संविधान से सीखने का और उसका अपने जीवन में अनुपालन करने का जो यहाँ का माहौल है वो बहुत शानदार रहा। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि कमेटी ने जो जेएनयू के 2 दिग्गज डॉक्टर सुनील कुमार सुमन और टू डॉक्टर कंचना यादव मैम को बुलाया था। उनके वक्तव्य को सुन करके देश के हर एक नागरिक को ये महसूस होना चाहिए, जिन जिन लोगों ने इसको सुना है उनको ये लगने लगा है कि संविधान की कितनी ताकत है, उसके अनुपालन से जीवन में क्या महत्व है और क्या उसके राष्ट्रव्यापी प्रभाव हैं। जो व्यक्ति संविधान का अनुपालन करता है वो राष्ट्र का एक सच्चा नागरिक होता है और राष्ट्र निर्माण में उसका बड़ा योगदान होता है। सभी को जय भीम, जोहार। आज छत्तीसगढ़ में संविधान दिवस को एक महोत्सव के अवसर पर मनाया गया है और ये एक त्यौहार ही नहीं, हमारे लिए एक सम्मान का विषय है और एक सम्मान का पर्व है जिसे हम धूमधाम से मनाते हैं और जिसे मनाने की कड़ी में आज सुबह से ही रैलियों का आयोजन किया गया है, मंचों का आयोजन किया गया है और जिसके आयोजन का सिर्फ और सिर्फ संदेश यह होना है कि ये हमारी सम्मान की वो बेला है जो सिर्फ और सिर्फ संविधान से उत्पन्न होती है। प्रथम और आखिरी दृष्टिकोण जो समाज का प्राथमिकता होगा वो होगा संविधान की भांति और जिस तरीके से संविधान हमको संवारने और सजाने के लिए महत्वपूर्ण किरदार है और हमारे अंतिम छोर के समाज के अंतिम छोर तक के जो विकास की बेला को सजाने का काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ
संविधान करता है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए आजीविका डबरी योजना की शुरुआत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पूरे राज्य में 10 लाख डबरियों का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक परिवार को कम से कम 1 लाख रुपए वार्षिक आय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। डबरी एक छोटे जल स्रोत के रूप में विकसित की जाएगी, जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन और सब्जी अनाज की खेती को एकीकृत किया जाएगा। इस मॉडल के जरिए किसान एक ही भूमि पर बहुपक्षीय आजीविका गतिविधियों से अधिक आय अर्जित कर सकेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को स्वावलंबी बनाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। बिलासपुर जिले में इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए 4 महीनों में 1000 डबरियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इससे क्षेत्र के किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार का मानना है कि डबरी मॉडल आने वाले समय में आजीविका सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत में सभी हितग्राहियों के लिए निजी डबरी बनाने का प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत हमने बिहान स्कीम के इसको कन्वर्जेंस करते हुए न केवल डबरी बल्कि साथ में इसमें कृषि विभाग, मछली पालन विभाग और वेटनरी विभाग इनको मिलाते हुए इसमें डबरी के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन और खेती इन कन्वर्जेंस करते हुए किस तरह से इनकम बढ़ाया जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इसको नया नाम देते हुए इसका नाम दिया गया है आजीविका डबरी। जो डबरी की किसानों के आजीविका साधन बनेगा, न केवल परंपरागत खेती बल्कि जो नवीन तकनीक है, साथ ही नए जो आयाम है खेती के, वो शामिल करते हुए इनके इनकम किस तरह बढ़ाया जाए, इस पर कार्य किया जा रहा है। और बिलासपुर जिला इस पर हमने बहुत सी प्लानिंग की हुई है। आगामी 3-4 महीने में इसमें अच्छा कार्य हमको देखने को मिलेगा। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जराम नगर मोड़ स्थित मोहतरा चौक में बुधवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब धान से लदा तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइक से जा टकराया। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक चला रहा चिल्हाटी निवासी सिद्धू मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसके साथ बैठी गांव की 2 युवतियां प्रीति और रिया गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जाता है कि तीनों जांजगीर चांपा जिले के जावलपुर जरवे से चिल्हाटी लौट रहे थे। तभी लगभग शाम 6:45 पर मोहतरा चौक के पास यह दुर्घटना हो गई। टक्कर में प्रीति को सिर और सीने पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि रिया के पैर व होंठ बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और चालक खांबन साहू व मेडिकल स्टाफ सीमा कर्ष ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें सिम्स रेफर किया गया है और बाद में परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए। उधर पुलिस ने सिद्धू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 26 नवंबर को मंथन सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में SC, ST और OBC बच्चों के जाति, निवास व आय प्रमाण पत्रों के निर्माण में हो रही धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, BEO, संकुल शैक्षिक समन्वयकों और CSC प्रतिनिधियों को तय समय सीमा में परिणाम देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अपार ID निर्माण में जिले की स्थिति प्रदेश में 26वें स्थान पर है, जिसे सुधारने के लिए सभी को मिशन मोड में काम करना होगा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत रिमेडियल कोचिंग की सुदृढ़ कार्य योजना तैयार करने पर भी जोर दिया। आधार बायोमेट्रिक अपडेट कैंप चलने के कारण उन्होंने CSC को प्रत्येक विद्यालय में आधार अपडेट के बाद अपार ID और UDICE प्लस कार्य में तेजी लाने को कहा। बैठक में जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल, ADM ज्योति पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे, सहायक परियोजना अधिकारी रामेश्वर जायसवाल समेत सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल शैक्षिक समन्वयक मौजूद रहे। बिलासपुर के लाल खदान रेल हादसे के बाद नेताओं और अधिकारियों ने संवेदनाएं तो खूब जताई, लेकिन 20 दिन बाद भी हालात ये हैं कि पीड़ित परिवार अपने मृतक और घायल सदस्य की जानकारी के लिए भटक रहा है। सवाल ये है कि हादसे के पीड़ितों की सुध लेने वाला अब कोई क्यों नहीं है। यह दर्द भरी कहानी है बिल्हा निवासी 65 वर्षीय तुलाराम अग्रवाल और उसके परिवार की। तुलाराम 4 नवंबर को अपने बेटे 35 वर्षीय अंकित अग्रवाल के साथ नैला से लौट रहे थे। लाल खदान ओवर ब्रिज के पास हुई भीषण रेल दुर्घटना में अंकित की मौके पर मौत हो गई, जबकि तुलाराम को गंभीर चोटों के साथ एलाइट हॉस्पिटल में ICU में भर्ती कराया गया।
20 दिन बीत गए, लेकिन उनकी बेटी मोना अग्रवाल की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। मोना का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन उनके पिता की सेहत को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा। कभी सिर में पानी भरने की बात, कभी पैर में सूजन, कभी रक्तस्राव, कुल मिलाकर हालत जस की तस। उनका कहना है कि जब सुधार नहीं है तो मरीज को हायर सेंटर भेजा जाए। वहीं मोना ने अपनी दर्द भरी बातों के साथ कहा कि आज तक उन्हें न उनके भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, न मृत्यु प्रमाण पत्र। जिला अस्पताल, नगर निगम, तहसील, थाना, हर जगह चक्कर, लेकिन समाधान नहीं है। वे अकेले हैं, पिता की सेवा करें या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएं। सबसे बड़ा सवाल यही कि हादसे के पीड़ितों की सुनवाई सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है। पीएम रिपोर्ट को लेकर ये प्रॉब्लम है कि मैं अकेली लड़की मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने मौके को देखूँ कि ससुराल को। भाई तो रहा नहीं, रेल प्रशासन की वजह से पापा भी जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं आज। अब मेरे को बोलते हैं पीएम रिपोर्ट के लिए लेकर आओ। पीएम रिपोर्ट कहाँ जाऊँ तो बोलते हैं कभी विकास भवन जाइए, नेहरू चौक जाइए। विकास भवन जाती हूँ तो बोलते हैं कि जिला हॉस्पिटल जाइए। जिला हॉस्पिटल से बोलते हैं कि थाना भी तोरवा थाना जाइए। तोना थरवा से पहले पीएम लेकर आइए रिपोर्ट। पीएम रिपोर्ट लेकर आएंगे तो जिला हॉस्पिटल में आपको रिपोर्ट दी जाएगी। तो मैं किसके साथ जाऊँ? क्या रेल प्रशासन मेरे पास एक आदमी छोड़ा हुआ है कि आप हमारे साथ जाइए? क्या एक बार वो गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं? 21 दिन में आज वो सर्टिफिकेट देने के लायक नहीं हो सके। रेल प्रशासन कर क्या रहा है हमारे लिए? फिर वो एक बार आके हमसे पूछ नहीं रहा है। 2 दिन बस रोने गाने के लिए आ गए रेल प्रशासन वाले कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, ऐसा है वैसा है। उसके बाद अब 20 दिन हो गए, आज कहाँ है रेल प्रशासन? मैं जानना चाहती हूँ रेल प्रशासन से। गलती तो उन्हीं से हुई है, उनकी वजह से आज हमारा घर उजड़ गया है। घर के करता धरता वही थे। आज 3 बहन है, माँ कौन करेगा? उनका खर्चा कौन उठाएगा? अब देखना होगा कि इस खबर के बाद रेलवे प्रशासन जागती है या यूं ही रेल हादसे में घायल और मृत हुए व्यक्ति के परिजनों को भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले को वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 13,000 आवासों का लक्ष्य प्रदान किया गया था। जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत द्वारा लगातार प्रगति पर निगरानी रखते हुए अब तक 1,000 आवासों के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। साथ ही इन स्वीकृत आवासों की प्रथम किस्त भी लाभार्थियों के खातों में जारी कर दी गई है, जिससे निर्माण कार्य तेज गति से प्रारंभ हो गया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि अधिकांश लाभार्थियों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उपन्यास परीक्षण के बाद प्रथम चरण के पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि हर चरण की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कार्य में गुणवत्ता बनी रहे और निर्माण किसी भी प्रकार से अवरुद्ध न हो। जिला पंचायत समिति ने बताया कि निर्धारित 13,000 आवासों को मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सभी विकास खंडों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के अनुसार विभिन्न टीमों द्वारा समय समय पर पुनरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लाभार्थियों को समय पर किस्तें मिलती रहे और मकान निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो सके। ग्राम नेस्ता के रहैया और एक किस्त वो पैसा आ गए है और घर बना था और सरकार ला धन्यवाद। सब चीज मोला मिल चुका है। मोर आवास आ गए, घर बना थे। मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहला किस्त 40,000 आ गया है। अब मैं घर बना रहा हूँ जिसका डीपीसी हो गया है और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बिलासपुर जिले को अभी 25-26 के वर्ष में हमको 13,000 मकान का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिनमें से परीक्षण उपरांत लगभग 10,500 हितग्राही जो पात्र पाए गए हैं उनके लिए प्रथम किस्त जारी कर दी गई है और सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा विगत दिवस में पहला किस्त जारी किया गया है और सभी कार्य को प्रारंभ करने का हम काम चालू किए हैं और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि सभी मकान हमारे मार्च 2026 तक हमारे मकान पूरे हो जाएंगे और लगभग 11,000 नए लोगों को अपना खुद का आवास का सपना साकार हो पाएगा। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।